महाराष्ट्र के रायगढ़ में हेलीकॉप्टर हादसे की ये तस्वीर देखिए, क्योंकि लैंडिंग के वक्त हेलीकॉप्टर धराशायी हो गया। आपको बता दें, शिवसेना यूबीटी नेता सुषमा अंधारे को लेने के लिए हेलीकॉप्टर आया था और उस वक्त की ये तस्वीर देखिए। हेलीकॉप्टर में सवार 2 पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन हादसे के बाद की यह तस्वीर आपने देखी कि कैसे लैंडिंग के वक्त हेलीकॉप्टर धराशायी हो गया। आपको बता दें, शिवसेना यूबीटी नेता सुषमा अंधारे को लेने के लिए हेलीकॉप्टर आया था और उसी वक्त कैमरे में यह तस्वीरें भी कैद हुई। लेकिन लैंडिंग के वक्त, उससे पहले सब कुछ सामान्य था, लेकिन लैंडिंग के वक्त हेलीकॉप्टर कैसे धराशायी हो गया वो तस्वीर देखिए। गनीमत ये रही कि हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट सुरक्षित हैं। ये महाराष्ट्र के रायगढ़ का महाड़ इलाका है और हेलीकॉप्टर से शिवसेना यूबीटी के नेता सुषमा अंधारे को चुनाव प्रचार में जाना था। हेलीकॉप्टर सुषमा अंधारे को लेने के लिए ही पहुंचा था, लेकिन क्रैश हो गया। लैंडिंग से ठीक पहले विमान हवा में इम्बैलेंस होता हुआ डगमगाता हुआ भी नजर आया। पायलट ने जब विमान की लैंडिंग की तभी विमान बेकाबू हो गया और जमीन पर उल्टा गिर गया। गनीमत तो यही रही कि हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट सुरक्षित। और अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां दिखाते हैं आपको तस्वीर राहुल गांधी के नामांकन भरने की। राहुल गांधी नामांकन भरने पहुंचे, उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर हम आपको और पहली तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन भर चुके हैं। ये देखिए तस्वीर, जहां राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और साथ ही सोनिया गांधी भी नजर आ रही हैं। रायबरेली में गांधी परिवार आज मौजूद है और टीवी9 भारतवर्ष इस वक्त आपको पहली तस्वीर दिखा रहा है, जहां राहुल के नामांकन के दौरान सोनिया प्रियंका के साथ साथ खड़गे भी यहां पर मौजूद हैं। तो अब रायबरेली का भी हम सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी लगातार हमें ये सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और ये जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से रायबरेली में गांधी परिवार की मौजूदगी के साथ भारी उत्साह कार्यकर्ताओं में, क्योंकि राहुल गांधी अब चुनावी मैदान में रायबरेली से हैं और रायबरेली में राहुल गांधी अब नामांकन भर चुके हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी अब अपने परिवार के साथ नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। वो तस्वीर भी टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, जहां सोनिया प्रियंका और खड़गे के साथ नॉमिनेशन फाइल करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे और नामांकन राहुल गांधी अब भर चुके हैं। ये देखिए तस्वीरें, पहले आपने एक तस्वीर देखी थी, लेकिन अब ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सोनिया गांधी आपको नजर आ रही हैं। कुमार विक्रांत और पंकज झा हमारे रोविंग एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो पल पल की जानकारियां हमें दे रहे हैं। फिलहाल ये उस वक्त की अब से कुछ मिनट पहले का ही वीडियो आपके सामने है, जहां सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ नामांकन भरने के लिए यहां पर पहुंची हैं। राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन भर रहे हैं और उन्हीं के साथ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे भी मौजूद हैं। पहले आपने तस्वीर देखी, अब ये वीडियो आपके सामने है। कुमार विक्रांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और कुमार, इन्हीं तस्वीरों का इंतजार था जिन्होंने आज जोश भर दिया कि किस तरीके से राहुल गांधी की रायबरेली में गांधी परिवार के साथ मौजूदगी और उन्होंने नामांकन भर दिया। जी बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि पीछे यहाँ पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, बैरिकेड लगाया गया है और अंदर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अंदर गए हुए हैं। कुछ ही देर में वो बाहर आएंगे नामांकन दाखिल करने के बाद, और माना जा रहा है कि तब शायद राहुल गांधी निश्चित रायबरेली से राहुल गांधी के परिवार की एक विरासत रही है। अगर आप याद करें तो फिरोज गांधी ने यहाँ से चुनाव लड़ा, उसके बाद यहाँ से चुनाव लड़ती रही। सोनिया गांधी 2004 से लेकर 2024 तक लगातार रायबरेली की सांसद रही और इसके पहले जब सोनिया गांधी अमेठी से चुनाव लड़ी तो रायबरेली से कैप्टन सतीश शर्मा लड़े थे। और ठीक वैसे ही आप कह सकते हैं कि जब राहुल गांधी रायबरेली से लड़ने जा रहे हैं तो किशोरी लाल शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं कि इतिहास एक तरीके से फिर खुद को दोहरा रहा है। बार बार यही कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि सोनिया गांधी की जो विरासत है, जो
इंदिरा गांधी की विरासत है वो राहुल गांधी अब उसको ले रहे हैं। खास बात ये भी है कि राहुल गांधी लगातार ये कहते आए थे कि वो वायनाड नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन सोनिया गांधी ने ये कहा कि विरासत की बात है। और जब मैंने रायबरेली को छोड़ा था, यानी कि जब वो राज्यसभा की सांसद बनी थी, तब उन्होंने एक खत लिखा था रायबरेली के लोगों के नाम, और उस खत में ये कहा था कि हमारा आपका पारिवारिक रिश्ता है और ये रिश्ता हमारे परिवार का आगे भी बना रहेगा। वो एक सेंटेंस था जिस पर राहुल गांधी को कन्विंस कर पाई सोनिया गांधी कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ें। और सूत्र ये बता रहे हैं कि रायबरेली और वायनाड में से जहां से ज्यादा सीटों से राहुल गांधी जीतेंगे उस सीट को अपने पास रखेंगे। बिल्कुल, लेकिन इस बीच हमारे डूबेंगे पंकज झा भी हमारे साथ है। कुमार विक्रांत, कुछ क्षण के लिए आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरी राजनीति को, उत्तर प्रदेश की राजनीति को पंकज जी आप समझते हैं, ये सवाल आपसे इसलिए भी क्योंकि जिस लेगेसी को अब राहुल गांधी सोनिया गांधी की मौजूदगी में आगे कैरी फॉरवर्ड करने जा रहे हैं, ये एक बड़ा जोश वहां के कार्यकर्ताओं में भर रहा है। और आज की एक तस्वीर का मैं जिक्र जरूर करूंगी, क्योंकि रायबरेली में जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश नजर आ रहा है, उन्हीं के काफिले के साथ हजारों कार्यकर्ता यहां पर हैं और उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसा आप कह रही हैं ना, बिल्कुल ये कांग्रेस और गांधी नेहरू परिवार की राजनीति में एक नए चैप्टर की शुरुआत के तौर पर आप इसे देख सकते हैं कि राहुल गांधी पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसा विक्रांत कह रहे थे कि किस तरीके से परिवार की विरासत को संभालने की बात हो रही है, और ये देखिए कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है, और इसमें देखिए कि समाजवादी पार्टी के झंडे भी नजर आ रहे हैं। और ये चूंकि इससे पहले पंकज जी कुछ सेकंड के लिए आपको रोक रही हूं। यूपी कांग्रेस प्रभारी इस वक्त कुमार विक्रांत के साथ हैं। ओवर टू यू कुमार। अविनाश जी, लगातार एक बना हुआ था सस्पेंस कि आखिर क्या होने वाला है। अब राहुल गांधी रायबरेली से लड़ने आए हैं तो प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि राहुल गांधी कहते आए हैं डरो मत, और खुद डर कर अमेठी छोड़कर भाग गए। माननीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार की भाषा आजकल उपयोग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि एक प्रधानमंत्री को इतने उच्च पद पर रहे किसी व्यक्ति को शोभा देता है। ये लोकतंत्र की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है, और लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस देश के संविधान को बचाने के लिए माननीय राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं। 10,700 किलोमीटर की यात्रा पूरे देश के लोगों को गले लगाकर उनकी भावनाओं को। लेकिन अमेठी क्यों नहीं लड़े, रायबरेली को क्यों चुना? देखिए, जरूरी नहीं कि जहां से वो चाहेंगे, कांग्रेस अपना निर्णय कांग्रेस लेगी, कांग्रेस अध्यक्ष लेगा, केंद्रीय चुनाव हमारा समिति है वो लेती है। और एक जब निर्णय लिया जाता है तो इसके तहत रायबरेली का नेतृत्व माननीय सोनिया गांधी जी इतने वर्षों से करते हैं, गांधी परिवार करता आया है। एक परिवार के रूप में उन्होंने रायबरेली के लोगों को अपनाया है, और निश्चित रूप से वो राज्यसभा में गई हैं तो उनने अपना उत्तरदायित्व अगर राहुल जी को दिया हुआ है और वो यहाँ के लोगों की सेवा करने के लिए अगर आए हुए हैं तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। दोनों सीटों से अगर जीत जाते हैं राहुल गांधी तो कौन सी सीट छोड़ेंगे, वायनाड या रायबरेली? देखिए, ये भी बहुत दूर की बात है, जिस समय ये प्रश्न आएगा उस समय इसका जवाब दिया। जी बिल्कुल। तो ये थे अविनाश पांडे, जिनका कहना है कि सोनिया गांधी ने विरासत राहुल गांधी को सौंपी है रायबरेली से, और दोनों सीटों में से कौन सी छोड़ी जाएगी वो वक्त आने पर बताएंगे। लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि जिस सीट से ज्यादा वोटों से जीतेंगे वो अपने पास रखेंगे, जिससे कम सीटों से जीतेंगे उसको छोड़ेंगे। और हालांकि इसी बात को आधार बनाकर राहुल गांधी पर हमलावर भी हो जाते हैं। पंकज जी, ये सवाल इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि अब तो साफ तौर पर यही कह दिया कि भले ही कांग्रेस ये कहे ये फैसला रणनीति का हिस्सा है, लेकिन कितनी बार राहुल को लॉन्च करेंगे और कितनी बार राहुल की नई पारी की बात कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल एक सवाल है। और जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंच से शुरुआत की थी, और ये बात स्मृति ईरानी भी कह रही है कि किस तरीके से जो अमेठी छोड़कर राहुल गांधी क्यों आकर रायबरेली गए। हालांकि कांग्रेस के सभी बड़े नेता, अविनाश पांडे सवेरे भी ये बात कह रहे थे, पार्टी के दूसरे नेता भी कह रहे हैं कि एक रणनीति के तहत ये फैसला हुआ है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि राजनीति में बहुत कुछ नैरेटिव गढ़ने से भी किया जाता है, और बीजेपी आज से एक तरीके से इसके खिलाफ कैंपेन भी चला रही। मुझे एक बात बताइए, ये जो कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राहुल गांधी कहते थे डरो मत, और खुद ही डर कर भाग गए, वो चले गए रायबरेली। डरे नहीं है राहुल गांधी, यहाँ की विरासत संभाल रहे हैं रायबरेली की, क्योंकि सोनिया गांधी जी लड़ नहीं। अमेठी में तो विरासत थी, वहाँ भी उनके परिवार के बाकी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहाँ परिवार का एक सिपाही उन्होंने भेज दिया है, केएल शर्मा जो जमीन से जुड़ा हुआ है, वही काफी है वहाँ के लिए, उनको हराने के लिए, उनको भगाने के लिए। कार्यकर्ताओं से बात करें, आपके पास जब वापस लौटती हूँ। सुप्रिया श्रीनित इस वक्त कुमार विक्रांत के साथ हैं। जी कुमार।
ऐसी हिम्मत मोदी जी दिखाते, चले जाते महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कहीं गए ही नहीं। जी बिल्कुल, सुप्रिया सिन्हा जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, सोशल मीडिया की हेड है, वो हमारे साथ है। सुप्रिया जी, राहुल गांधी ने जब रायबरेली से नामांकन दाखिल किया, जब यहाँ से लड़ने का फैसला किया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, और खुद डरकर अमेठी छोड़कर चले गए। एक व्यक्ति के नामांकन पर पूरा चुनाव की सभा संबोधित कर दी, और डरने की बात हमें सिखाते हैं। अगर प्रधानमंत्री की 56 इंच की छाती में जरा सा भी कलेजा होता, तो मैं तो बार बार कह रही हूँ, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कहीं भी चले जाते, चुनाव लड़के दिखा लेते विंध्याचल के नीचे। हिम्मत नहीं है मोदी जी की। मोदी जी डरते हैं, और डरते इसलिए हैं क्योंकि देश की जनता खड़ी हो गई है। वो महंगाई पर, वो बेरोजगारी पर, वो आर्थिक असमानता पर, वो गरीबी पर, वो प्रज्वल रेवन्ना पर, वो ब्रजभूषण शरण सिंह पर सवाल पूछ रही है, जिसका जवाब नहीं है उनके पास। स्मृति ईरानी कहना है कि अब तो अमेठी हमने आज ही जीत ली, क्योंकि राहुल गांधी छोड़कर भाग गए। स्मृति ईरानी का यही दम्भ और अहंकार जो है ना, उनको ले डूबेगा। स्मृति ईरानी से जनता चीख चीख के पूछ रही है ट्रिपल आईटी क्यों बंद किया। स्मृति ईरानी से जनता चीख चीख के पूछ रही है आपने स्टील प्लांट क्यों बंद किया, आपने अस्पताल क्यों बंद किया। भैया 14 रुपए चीनी का वादा किया था, कहाँ है वो चीनी। कहते थे मोदी का बटन दबाओ चीनी मिलेगी 14 में चीनी तो छोड़िए, आटा दही पर जीएसटी लगा दिया। मैडम जी के मुंह से शब्द नहीं निकलता, 1100 गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया। तो लोग, जनता जवाब मांग रही है। स्मृति ईरानी हमें ना जवाब दे। बीजेपी एक चीज कह रही है, आखिर राहुल गांधी ने अमेठी क्यों छोड़ा, क्योंकि वो डर रहे थे। अमेठी छोड़कर रायबरेली क्यों चुना? मुझे लगता है रायबरेली एक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण सीट है। रायबरेली वो सीट है जहां पर सोनिया जी ने रिप्रेजेंट किया है, जहां पर इंदिरा जी ने रिप्रेजेंट किया है। ये विरासत नहीं, ये जिम्मेदारी और कर्तव्य है, और राहुल जी ने इस पर फोकस करने की सोची। मुझे लगता है स्मृति ईरानी की एक ही अस्तित्व था कि वो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं। वो अस्तित्व भी उनका खत्म हो गया, और उनको कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा जी पछाड़ेंगे, हराएंगे, और उसी वजूद को खत्म होने के आखिरी सवाल, वायनाड और अमेठी सवाल आपने दोनों जगह जीतेंगे से करे हैं, उसी के तहत वो बात भी बता देते हैं, क्योंकि रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के फैसले पर पीएम मोदी ने कुछ देर पहले गांधी परिवार पर तंज कसा, और पीएम मोदी ने कहा चुनाव से डरो मत, भागो मत। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी, और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा, वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं, और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, याद दिला दें कि TV9 भारतवर्ष पर 2024 चुनाव का सबसे एक्सक्लूसिव राजनीतिक इंटरव्यू देखिए आप आज शाम 5:20 पर, जहां देखिए काउंटडाउन आपके सामने है, 3 घंटे 5 मिनट 8 सेकंड बचे हैं। और आपको बता दें शाम 5:20 पर प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स एक बार फिर होगा आपके सामने। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, जहां आपको बता दें अमेठी से गांधी परिवार के चुनाव ना लड़ने पर अमेठी से ही बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने भी रिएक्ट किया और कहा है कि गांधी परिवार ने पहले ही हार स्वीकार कर ली है। मेहमानों का स्वागत है, हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। 20 मई को जब हमारे नागरिक पोलिंग बूथ पर जाएंगे,
नरेंद्र मोदी जी को पुनः अपना आशीर्वाद देंगे, तब अमेठी लोकसभा क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा जाएगा। अमेठी के जनता के प्रति मैं जितना आभार वंदन करूं उतना कम है। आज का दिन अमेठी की जनता का जीत का दिन है। अब एक बार फिर से सीधा अमेठी रुख करते हैं, जहां पर फिलहाल स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं, ये सुनते हैं। अमेठी में 6000 राजेश मसाला बनकर तैयार हो जाए, तो मैं इसीलिए आपको भी ऐसी प्रगति करनी है, मेहनत करें। लेकिन उससे पहले मेहनत होगी पोलिंग बूथ पर। 20 मई को पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं, 50,000 लखपति दीदी और 6000 राजेश मसाला अमेठी लोकसभा क्षेत्र में बनाएं। आज यही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। राजेश भैया बोले। धन्यवाद। आप सब क्षेत्र समाज के दर्पण हैं। फिलहाल आपने अमेठी से स्मृति ईरानी को सुना, लेकिन आपको बता दें अमेठी में आज प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कहा। उन्होंने कहा, मैं 6 तारीख को रायबरेली आऊंगी, उसके बाद से मैं चुनाव तक अमेठी और रायबरेली में ही रहूंगी। मैं आज 3 तारीख है, 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी। 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। ये लोग चुनाव को धनबल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। हम ये चुनाव आपके लिए लड़ेंगे ताकि आपका विकास हो। हम सेना की राजनीति वापस चाहते हैं, हम एक ऐसी राजनीति वापस यहाँ से शुरू करेंगे जो सच्चाई की हो, जो आपके लिए हो, जो आपको आगे बढ़े। ये आपका चुनाव है, आप लड़ेंगे, आप जिताएंगे। जय हिंद। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, TV9 भारतवर्ष को दिए इंटरव्यू पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने TV9 ग्रुप को लेकर क्या कहा, पीएम ने कैसे TV9 की तारीफ की, आप भी सुनिए। प्रधानमंत्री बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने TV9 परिवार के लिए समय निकाला, आपके लिए बहुत बहुत आभार। मैं सबसे पहले तो TV9 के पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। बधाई इसलिए कि मैं जानता हूँ कि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है, आपका दर्शक संख्या भी बहुत बड़ी है, ये भी मुझे पता है। आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बहुत बड़ा है, यानी आप बहुत, और मैं जब विदेश जाता हूँ तो मुझे रेफरेंस कहीं चाहिए, तो मैं कभी इमीडिएट कहीं जाना है तो मैं आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ। तो मैं देखता था कि आपके पास करंट इन्फॉर्मेशन रहती है, तो मैं कभी उसका उपयोग करता हूँ। लेकिन अभी तक मेरे देश में से किसी कोने से मैलिफाइड इंटेंशन से आपके यहाँ से कुछ हुआ हो, वैसी एक भी जानकारी मुझे कभी शिकायत नहीं मिली है। मुझे कभी, मेरे और मेरी टीम को, TV9 को कभी फ़ोन करके ये नहीं कहना पड़ा भाई ये देश का नुकसान हो जाएगा, आप क्यों करते हो। मैंने, हाँ, बीजेपी का नुकसान हुआ था, बहुत कुछ किया होगा आपने, और उसमें मेरी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन देश का नुकसान हो ऐसा आपने कभी किया हो, ऐसा मैंने कभी, मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई। और ऐसा मीडिया देश के लिए बहुत ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो आपकी टीम को और सबको बधाई दूंगा जी, बहुत बधाई दूंगा। धन्यवाद सर। जिस बात का डर था वही हुआ। रूस यूक्रेन के युद्ध में नया चैप्टर जुड़ गया है और सबसे विस्फोटक खबर यही है कि फ्रांस ने यूक्रेन में सेना उतारने का मन बना लिया है। किसी भी समय बड़ा फैसला हो सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों किसी भी वक्त इसका ऐलान कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो फिर महायुद्ध को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पुतिन कई दिनों से कहते आ रहे हैं कि नेटो देशों की सेना यूक्रेन में शामिल हुई, घुसी तो वो टैक्टिकल परमाणु हथियारों से हमले को दे सकते हैं अंजाम। फ्रांस, नेटो देशों, यूक्रेन, रूस में गतिविधियां बहुत तेज हैं और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये सबसे बड़ी खबर पहले आपके सामने, जहां रूस यूक्रेन जंग अब महाविनाश की ओर बढ़ रही है और फ्रांस ने वॉर जोन में अपनी सेना को भेजने का कर दिया है ऐलान। मैक्रो के इस फैसले के बाद अब दुनिया महायुद्ध से दूर नहीं है और जंग में फ्रांस के कूदने से तबाही भी तय है। उधर रूस ने फ्रांस को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि फ्रांस गलती से भी ऐसा कदम ना उठाए, इसका अंजाम बेहद विध्वंसक होगा। रूस यूक्रेन जंग के बीच फ्रांस लगातार यूक्रेन की मदद करता रहा
और हाल ही में फ्रांस ने ब्रिटेन के साथ मिलकर यूक्रेन की मदद के लिए नया गठबंधन बनाने का भी ऐलान किया। अब फ्रांस ने यूक्रेन को अब तक कई लाख डॉलर के साथ घातक हथियारों की खेप पहुंचाई है। एक बार फिर फ्रांस ने रूस को चेतावनी देते हुए यूक्रेन को बड़ी मदद का ऐलान तो कर दिया है। अब रूस पर हमले का ये क्या प्लान है और मैक्रो ने क्या बड़ा ऐलान किया है, उसी के तहत इंफॉर्मेशन आपके सामने। और मेरे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी इस बारे में करेंगे चर्चा, जहां जानिए कैसे रूस यूक्रेन जंग में फ्रांस की एंट्री तय है और मैक्रो ने रूस के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है और रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए फ्रांस अब सेना भेजेगा। यूक्रेन की मदद के लिए फ्रांस हमेशा से तैयार तो रहा है, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से बड़ा फैसला लिया गया है उसी को लेकर मनीष आपसे करूंगी सवाल, क्योंकि रूस यूक्रेनी फ्रंट लाइन तोड़ता है तो फ्रांस फौज भेजने से पीछे नहीं हटेगा। यूक्रेन मदद की गुहार लगाएगा तो फ्रांस सेना भेजने के लिए तैयार है। जंग में फ्रांस की एंट्री होगी तो दुनिया में कैसे महाविनाश तय है, यही इस वक्त का सवाल। लेकिन फ्रांस के युद्ध के कूदने का मतलब है नेटो की रूस यूक्रेन जंग में डायरेक्ट एंट्री, तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत, और इसके बाद यह युद्ध परमाणु युद्ध में तब्दील हो जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों ही परमाणु हथियार संपन्न देश हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस और अमेरिका के पास दुनिया के 90% परमाणु हथियार हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं तबाही किस स्तर पर जा सकती है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, इस वक्त लिया गया ये फैसला किस आधार पर लिया गया है और इस फैसले को देखते हुए रूस किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है या रिएक्ट कर रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम महातबाही से कुछ ही दिन बचे हुए हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति जब ये कहते हैं कि यूक्रेन मदद मांगेगा और हम भेजेंगे, तो पहली बात, यूक्रेन तो मदद मांगेगा ही। यूक्रेन तो मदद मांग ही रहा है 2 साल से कि हमें मदद चाहिए, आप सेना भेजो, हमें नाटो में शामिल कर लो, हमें हथियार दे दो, और ये सब उस बारी बारी से उसी की तैयारी है। और रूस का मानना यह है कि फ्रांस और अमेरिका के सैनिक एक बड़ी संख्या में ऑलरेडी ओडेसा में पहुंचे हुए हैं, बस वो इशारों का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन शुरू हो सके। इससे पहले हमने देखा कि नाटो के एडवाइजर के तौर पर ये सैनिक लगातार यूक्रेन के सैनिकों को मदद दे रहे हैं। लेकिन अगले कुछ दिनों के बाद की जो प्लानिंग है, जिसमें अमेरिका और फ्रांस के हथियार, उनके फाइटर जेट, उनके एयर डिफेंस सिस्टम और उनके ग्राउंड ट्रूप्स सब मिलकर रूस का मुकाबला करेंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा, चूंकि ये सब परमाणु संपन्न देश हैं, अमेरिका, फ्रांस, रूस, वैसी हालत में जब सीधे रूस और फ्रांस के बीच लड़ाई होगी तो क्या होगा। हाँ, एक दिलचस्प बात बता दूं, यह सवाल जब प्रेसिडेंट पुतिन से पूछा गया था कि अगर फ्रांस की सेना आएगी और रूस और फ्रांस की लड़ाई होगी तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि इतिहास में नेपोलियन ने सबसे बड़ी गलती यही की थी जब उन्होंने रूस पर हमला किया था और उसके बाद नेपोलियन खत्म हो गए थे। तो यही गलती अब मैक्रों करने वाले हैं। लेकिन इस बीच जो हालात है, यूक्रेनी शहर चासव यार में भीषण तबाही की तस्वीर मनीष सामने आई है, आपके पास लौटूं उससे पहले ये तस्वीर देखिए, जहां ड्रोन तस्वीरों में चासव यार शहर तबाह नजर आ रहा है और कई महीनों से रूसी तोपखाने गोले बरसा रहे थे। 12,000 की आबादी वाला शहर कैसे पूरी तरह वीरान हो गया है, वो तस्वीर पूर्वी यूक्रेन में मौजूद है चासव यार शहर, जिसकी ये तस्वीर आपके सामने है। अब ये तस्वीरें जिस लिहाज से सामने आ रही हैं, आज के इस हालात में पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों या सालों से जारी युद्ध के बाद क्या यह कहना आप सही है कि 6 महीने में युद्ध जीतेगा रूस? इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी क्योंकि यूक्रेन के करीब 40% हिस्से पर रूसी कब्जे को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है। मनीष, इंफॉर्मेशन वॉल पर जरा मुझे ज्वाइन करिए। 6 महीने में युद्ध जीतेगा रूस, ये क्यों कह रहे हैं? 40% हिस्से पर रूसी कब्जे का मतलब क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी वक्त पूरे डोनेट्स्क पर लहरा सकता है रूसी झंडा, क्या रूस गवर्न करने के लिए तैयार है? तीसरी महत्वपूर्ण बात, 2 हफ्तों से रूस ने अब किस तरीके से यूक्रेन में अभियान को तेज कर दिया है और अग्रिम मोर्चे पर टैंक्स की मूवमेंट भी जिस तरीके से तेज की गई है, इसी गर्मी में क्या युद्ध जीत लेना चाहता है रूस? बहुत हद तक इसकी संभावना है। आप देखिए, डोनेट्स्क की बात करें, डोनेट्स्क में आपको याद होगा कि पिछले साल बाखमुत, उसके बाद फिर अवदीवका और अब चासव यार, इनके जीतने के बाद अब रूस को केवल स्लोवियांस्क का इलाका है, जिसके बाद डोनेट्स्क पर पूरी तरीके से रूस का कब्जा होगा, रूस का नियंत्रण होगा। वैसे अभी भी डोनेट्स्क में 60 to 70% इलाका उन्हीं के कब्जे में। ये जो शहर हम दिखा रहे हैं, बहुत प्यारा सा शहर है चासव यार, बाखमुत के ठीक पीछे में बैकअप के तौर पर यूक्रेन इसका इस्तेमाल कर रहा था। इस शहर की खासियत देखिए, 10-11 हजार के इस आबादी वाले शहर में आज की तारीख में एक भी कमरा ऐसा नहीं है जहां पर आप 10 मिनट बैठ सकते हैं, चाय बना सकते हैं।
मतलब आप सोचिए किस हद तक यहाँ पर बमबारी की गई है, किस हद तक यहाँ पर गोलीबारी और कैसी भीषण लड़ाई है। और ये एक के बाद एक सारे शहरों के साथ यही हाल है। यही हाल मारियोपोल का हुआ, यही हाल बाखमुत का यही हुआ, यही हाल चासव यार का, यही हाल तब तक होगा जब तक ये जंग चलेगी। अब कितना समय लगेगा, तो बर्फ पिघल चुकी है। ये महीना यानी मई और जून, इसमें रूस अपना ऑफेंसिव शुरू करेगा और तब आगे बढ़कर ओडेसा और खार्किव भी रूस के कब्जे में होगा, यह आशंका जताई जा रही है। अब एक और वॉर फ्रंट से बात करते हैं, जहां इजराइल ईरान तनाव के बीच खबर बड़ी है, क्योंकि इजराइल पर पहली बार अल अश्तर ब्रिगेड के अटैक को लेकर खबर आई है। आपको बता दें, ईरान समर्थित मिलिशिया है अल अश्तर ब्रिगेड। जल्द इस बारे में इंफॉर्मेशन भी आपके सामने रखते हैं कि कैसे ईरानी मिलिशिया जो अब तक इजराइल को दहला रहे थे, वो है हिजबुल्लाह, हमास, हुती और इराकी गुट। इस बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन से पहले, ये इजराइल और ईरान तनाव के बीच खबर कितनी बड़ी है, कितनी महत्वपूर्ण है, यही हम आपको अब आगे समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इजराइल पर जिस तरीके से अल अश्तर ब्रिगेड के हमले को लेकर खबर सामने आई है, इसका मतलब समझना, क्योंकि ईरानी मिलिशिया जो अब तक इजराइल को दहला रहे थे, वो है हिजबुल्लाह, हमास, हुती और इराकी गुट। लेकिन अब पहली बार अल अश्तर ब्रिगेड ने एंट्री ली है, जो कि मिडिल ईस्ट को सुलगाता है। यह इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है और ईरान का यह प्यादा मध्य पूर्व की आग को महायुद्ध में भी तब्दील कर सकता है, क्योंकि ईरान अश्तर ब्रिगेड को नए सिरे से अब तैयार कर रहा है। उसे हथियार और पैसे भी मुहैया करवाए जा रहे हैं, जो युद्ध का नया समीकरण भी तैयार कर सकते हैं। अब यही इंफॉर्मेशन आपके सामने इसलिए क्योंकि अभी फिलहाल जिस तरीके से बड़े खुलासे हुए हैं, ये बात साफ है कि कैसे अल अश्तर ब्रिगेड की एंट्री हो गई है। इस बारे में इंफॉर्मेशन भी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि ये देखिए अल अश्तर ब्रिगेड की एंट्री क्यों, हालांकि ये ईरान समर्थित है, बहरीन में इसका बड़ा नेटवर्क है, यूएस भी इसे आतंकी संगठन घोषित कर चुका है और 2013 से अब तक ये कई हमलों को भी अंजाम दे चुका है। अब ये बड़ा खुलासा किस और लेकर जा रहा है मनीष आज के इस युद्ध के हालात को? बिल्कुल, देखिए, ये तमाम जिसे आप मिलिशिया गुट कहते हैं, मैं इसे बहुत आसान भाषा में कहता हूं कि ये ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी के अलग अलग बटालियन और अलग अलग ब्रिगेड हैं। इन सब को हथियार से लेकर तमाम तरह के रिसोर्सेज जो हैं वो ईरान ने मुहैया कराए और अब उनका इस्तेमाल किया जा रहा है अलग अलग फ्रंट पर। इस वक्त अल अश्तर को इजराइल पर हमला करने के लिए, लेकिन इसकी लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि कतर में जो अमेरिकी बेस है वो भी हमेशा इसके जद में रहता है। अब आप सोचिए, सऊदी अरब, कतर, यूएई, अगर इन सब ने भी अमेरिका के दबाव में आकर इजराइल का समर्थन किया कि हम ईरान बड़ा दुश्मन है, उससे बदला लेंगे, तो ये सब जो अलग अलग मिलिशिया गुट है, ये सऊदी अरब पर, कतर पर, ये यूएई पर, इन सब पर हमला करेगा। फिर वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हुती हो, अल अश्तर हो, और इस तरह के कम से कम 1 दर्जन ऐसे मिलिशिया गुट है जो आईआरजीसी के कहने पर कुछ भी करने को आमदा है। तो मिडिल ईस्ट की आग कितनी भयानक होगी, इसका अंदाजा आप यही लगिए कि इसमें केवल ईरान और इजराइल की लड़ाई नहीं होनी है, बल्कि जो भी देश हैं, ये सब देश हैं झोंके जाएंगे। और इसका रीजन बनेगा कि अमेरिका यहां से अपने बेसिस से हथियार हमला कर रहा है और बदले में ईरान के समर्थित। ईरान का ये कितना बड़ा स्ट्रैटेजिकल मूव है मनीष, कि इजराइल का घेराव अब हर फ्रंट से कर दिया गया है। ताइवान के घेराव के लिए चीन की पूरी तैयारी को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। कैसे? फाइटर जेट की उड़ान से ताइवान पर दबाव। इंपॉर्टेंट ये कि ताइवान की सैन्य क्षमता को परखने में चीन लगातार जुटा हुआ है और ताइवान के बहाने ही पश्चिमी देशों को क्या ये संदेश देने की कोशिश की गई है मनीष? देखिए, पिछले 24 घंटे में 50 से अधिक चीनी फाइटर जेट ताइवान की तरफ आए, जिसमें से 27 जो है ताइवानी एयर स्पेस का उन्होंने वायलेशन किया। अब देखिए, ये तब हो रहा है जब अमेरिका के रक्षा मंत्री खुद इस समय इंडो पैसिफिक कमांड में मौजूद हैं। ये तब हो रहा है जब इसी हफ्ते अमेरिका ने एक बड़ी भारी मात्रा में मदद ताइवान को देने का ऐलान किया। आप खुद ताइवान होकर आई हैं, मैं ताइवान गया हूं, हमने देखा है कि क्या हो रहा है। और इसी वक्त जबकि ताइवान के जो चीन से सटे हुए जो द्वीप हैं, वहां पर लगातार चीन का दबाव बन रहा है। तो दरअसल ये तीसरा ऐसा फ्रंट है जो काफी सुलगता जा रहा है और ये बस केवल बात जो हो रहा है कि रूस यूक्रेन फ्रंट पर और मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, जिसके बाद जिनपिंग अपना ट्रिगर दबाने के लिए तैयार है। और यही सबसे बड़ी आशंका है इंडो पैसिफिक में। इजराइल का घेराव कर रहे हैं, लेकिन क्या अमेरिका को भी हर फ्रंट पर उलझाने की ये कोशिश? छोटा सा रिस्पॉन्स। अमेरिका आखिर कहां मदद करेगा? यूक्रेन को करेगा, इजराइल को करेगा, ताइवान को करेगा, या हम भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कभी जरूरत पड़ेगी तो हमें भी करेगा? शुक्रिया मनीष हमें आज ज्वाइन करने के। भारतीय सेना दे रही है खास ट्रेनिंग और जम्मू कश्मीर पुलिस के पीएसआई ऑफिसर्स को खास ट्रेनिंग को लेकर ये खबर है। आपको बता दें, सेना आईईडी की खास ट्रेनिंग दे रही है। आईईडी डिफ्यूज करना भी यहां सिखाया जा रहा है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए।
डोडा के बदरवा के कोर बैटल स्कूल में ट्रेनिंग की ये तस्वीरें हैं। जम्मू कश्मीर में अक्सर आतंकी आईईडी का इस्तेमाल करते हैं, जानमाल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आतंकी सुरक्षा बलों के खिलाफ भी आईईडी का इस्तेमाल करते रहे हैं। इसलिए सेना जम्मू कश्मीर पुलिस के पीएसआई ऑफिसर्स को यह खास ट्रेनिंग दे रही है और इस ट्रेनिंग में आईईडी की पहचान करना और उसे डिफ्यूज करना सिखाया जा रहा है। आईईडी किसी भी शक्ल में हो सकती है, टेडी बेयर, पार्सल, प्रेशर कुकर या फिर मानव बॉम्ब में आतंकी मौत का सामान फिट कर सकते हैं। और इस ट्रेनिंग में सेना पुलिस को आईईडी की पहचान और उसे डिफ्यूज करने की ही खास तौर पर ट्रेनिंग दे रही है। अब जिस वक्त सेना के जवान जम्मू कश्मीर पुलिस को आईईडी की ट्रेनिंग दे रहे थे, तब टीवी 9 संवाददाता अंकित भट्ट भी वहां पर मौजूद थे। अंकित की ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ पर एक टेडी बियर आईडी है, अगर इसको उठाते हैं तो वो कैसे आवाज़ करेगा। ये देखिए, ये प्रेशर मशीन आईडी है और ये देखिए ये है टेडी बियर। उसके साथ साथ पर्स आईडी जो है वो भी यहाँ पर रखी गई है। उसके साथ साथ यहाँ पर टिफिन बॉक्स आईडी जो है उसके बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा। एक नई किस्म की आईडी ये देखिए, ये है नारियल आईडी। अगर ये उठाएंगे तो हो सकता है कि इसके अंदर आईडी रखी हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्सल आईडी। उसके साथ साथ प्रेशर कुकर आईडी जो है वो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं और ये ख़ास तौर पे हमने नक्सली इलाके में काफ़ी बार देखा है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके की आईडी जो है वो यहाँ पर रखी गई है। एक और किस्म की आईडी जो है वो हम आपको दिखाएंगे। ये देखें, यहाँ पर टायर आईडी जो है वो भी यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर ये दूसरी किस्म की आईडी है केबल आईडी। यहाँ पर बैटरी आईडी रखी गई है। उसके साथ साथ पाइप बॉम्ब आईडी रखी गई है। उसके साथ यहाँ पर प्रिंटिंग आईडी रखी गई है। मोबाइल आईडी जो है, मोबाइल उठाएंगे और आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पर साफ तौर पे आप देखिए कि अलग अलग टाइमर आईडी जो है, देखिए पूरी तरीके से टाइम किया हुआ है। और उसके साथ साथ जो खास तरीके की आईडी है, पुलवामा इंसिडेंट व्हीकल आईडी, ये खास तरीके की आईडी है जो इसके बारे में बताया जा रहा है सेना की इस क्लास में कि किस तरीके से इस गाड़ी के अंदर आईडी रखी गई है और यहाँ से अगर कॉन्वॉय आती है तो वो किस तरीके से यहाँ पर ब्लास्ट कर सकती हैं। समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कितने प्रकार की आईडीज होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूमन बॉम्ब, ये भी एक तरीके का जो आईडी है वो यहाँ पर रखी गई है।